बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट से वहीद मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी खबर आपको देनी है, लेकिन इस खबर देने से पहले कल के लिटरेचर फेस्टिवल जिसकी धूम मची हुई है और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, ख़ुसूसन मतीउल्लाह जान का वो सवाल जिसमें वो आदिल शाहजेब साहब को आड़े हाथों ले रहे हैं। एक वो एंकर जिसने सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू किया, सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू में 9 मई की मजम्मत की गई, लेकिन क्या वो अंडर प्रेशर दिया गया था और क्या सहाफ़ी को ऐसा करना चाहिए या नहीं इंटरव्यू। तो इस पर हम बात करेंगे वहीद मुराद साहब से। और उस सवाल पे, मतीउल्लाह जान के सवाल पे तमाम लोगों ने, ख़ुसूसन पीटीआई के लोगों ने शेयर किया हुआ है और कहा हुआ है कि बड़ा ज़बरदस्त मतीउल्लाह जान ने सवाल किया है। क्या वाकई सहाफ़ी को एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करना चाहिए जिसको प्रेशर में ला के, जिसमें मुकदमा बना हुआ हो और बिठाया हुआ और फिर 9 मई की मजम्मत कराई जाए? ऐसा कोई भी इंटरव्यू सहाफ़ती अखलाकियात में कहीं भी नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी शख्स अपनी फ्री विल के साथ अगर कहीं मौजूद है, उसको कोई दूसरा शख्स उठा के, कोई सिक्योरिटी एजेंसी, कोई प्रेशर ग्रुप, कोई अगवाकार उसको ला के अगर आपके सामने बिठाता है, तो आपका काम नहीं बनता कि उसका इंटरव्यू करें। अब ये कौन तय करेगा, कैसे तय होगा कि क्या किसी ने उसको अंडर प्रेशर ला के वहाँ बिठाया है? इसका बहुत आसान सा मेकनिज़म है। वो मेकनिज़म ये है कि उससे पहले के इवेंट्स देख लें, उससे पहले के जो वाक़यात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह इसकी निशानदेही करते हैं कि उस दौरान सदाकत अब्बासी लापता रहे, वो गुमशुदा रहे। उनकी दरख्वास्तें जो है मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत रहीं कि उनको बाजियाब कराया जाए। अब आदिल शाहज़ेब ने ये जवाब देते हुए कहा कि वो एक दिन पहले ज़मानत ले चुके थे, उनकी ज़मानत मैं दी जा एग्जैक्टली चुकी यही सवाल करने लगा जी, था कि एक दिन पहले जी, वो ज़मानत ले जी, चुके थे, तो अंडर प्रेशर कैसे हुए सर? जी, हाँ, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि वो ज़मानत किसी को मालूम ही नहीं था कि किस अदालत में कब उनको पेश किया गया और ज़मानत उनको दी गई। क्योंकि बाकी सारे लोग जो 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किए गए, किसी को भी क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत नहीं दी गई। ये लापता रहे, गायब रहे और फिर अचानक एक दिन पहले ख़बर आई कि जी उनको ज़मानत दे दी गई है, और ये सारा मशकूक था। कहीं भी वाज़ेह नज़र नहीं आया था, कोई अदालत का ऑर्डर नहीं था, सिर्फ़ ज़बानी उधर-इधर से ख़बर चल गई थी कि वो हो गए। लेकिन अगर उनको ज़मानत दी गई थी, तो उनका कोई वकील होगा जो पेश हुआ होगा, वो ख़ुद पेश हुए होंगे। ज़मानत लेने के लिए आपको इन पर्सन पेश होना पड़ता है। उसके बाद क्या वो अपने घर गए? अब ये 2-3 चीज़ों में फ़र्क आप ज़रूर वो करेंगे, देखेंगे। मुनीब फ़ारूक का इंटरव्यू शेख रशीद का, सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू आदिल शाहज़ेब का, और उस्मान डार का इंटरव्यू कामरान शाहिद के प्रोग्राम में। इन तीनों में वाज़ेह फ़र्क है। ये दोनों पहले इंटरव्यू जो हैं, हर एक को मालूम है कि ये किस तरीके से कंडक्ट किए गए। जबकि शेख रशीद वाला जो इंटरव्यू है, वो एक वाज़ेह, उसमें आप फ़र्क महसूस करते हैं कि वो एक घर में किया गया। अंडर प्रेशर होगा जो भी था, लेकिन वो किसी को लाया नहीं, किसी ने शेख रशीद को वहाँ बिठाया नहीं। ये एक क्योंकि हम मीडिया में काम करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है, मीडिया के जो लोग हैं हमारे साथ राब्ते में होते हैं, बता देते हैं कौन किसको ला रहा है, कहाँ ला रहा है, बिठा रहा है। ठीक है, स्टूडियो में भी बिठाए, घर पे भी जब कैमरा मैन जाते हैं किसी का इंटरव्यू करने के लिए, तो उनको पता होता है कि घर में क्या सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह थी, उस तरफ इशारा कर रही थी कि वो अंडर प्रेशर या दबाव के तहत वो इंटरव्यू कराया गया था। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि दबाव चूँकि था और उनको ज़बरदस्ती ला के बिठाया गया, 9 मई की मजम्मत जो है वो करवाई गई, तो लिहाजा एक सहाफ़ी का काम नहीं बनता कि बेसिकली इस तरह के इंटरव्यू कंडक्ट करिए, आर्थिकली या मोरली रॉन्ग है। अब इस बात पे उन्होंने जो उसका जवाब दिया कि उनकी ज़मानत हो गई थी। आपने भी कल एक बात की जो कि बड़ी वायरल हो रही है, और वो बात बेसिकली आपकी ये थी कि जो रियासत है ये तो एक ज़मीन का टुकड़ा इसे कंसिडर करें, आप यहाँ पे बसने वाली आवाम है, उसके मफादात हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। तो इस हवाले से जनरल साहब ने इसका आंसर क्या किया? जनरल साहब ने उससे पहले भी यही बातें की थी। उन्होंने कहा कि जी रियासत को हम वो करते हैं कि रियासत एक गिरोह के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करती है। उनका इशारा बाद में उन्होंने वाज़ी भी कहा कि पार्लियामेंट में किस किस्म के लोग बैठते हैं, कौन मुंतखब होते हैं, कैसे मुंतखब। अब ये किसी फ़ौज के जनरल का काम नहीं है कि पार्लियामेंट में कौन लोग मुंतखब होते हैं, कैसे मुंतखब होते हैं। ये पार्लियामान में जिन लोगों को भी अवाम मुंतखब करके भेजते हैं, ये उनका इख्तियार है। अवाम का सवाबदीद है अवाम की कि वो किनको मुंतखब करते हैं, और ये वहाँ पर जो उनके नुमाइंदे हैं, वो जो कानून साज़ी करते हैं, वो मुल्क को जैसे तैसे भी चलाते हैं, ये उनका काम है। जो लेकिन वही इसमें एक बड़ा सवाल भी है। मैं हामिद मीर साहब का उस दिन देख रहा था, जितने भी मुल्क में अभी तक इलेक्शन की तारीख़ है, हर इलेक्शन होने से पहले जो कि रिगिंग का माहौल बनाया गया और जिसके बाद उसके असरात आए वो, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है या सिलेक्शन नहीं इलेक्शन है? इसमें फ़र्क करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही मैं इसी नुक्ते पे आ रहा था। मसला ये है कि एक तरफ तो साबिक रिटायर्ड जर्नल हमें ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, पार्लियामेंट में सारे, यानी उनके मुताबिक
ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं कि जिनकी कोई हैसियत नहीं है और उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, ठीक है। एक तरफ वो बता रहे हैं, दूसरी तरफ वही जर्नेल प्री पोल रिगिंग करके, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ऐसे ही लोगों को मुंतखब करके वहाँ पहुँचाते हैं। 2018 में किसी और को पहुँचाया और अब 2023 में किसी और के लिए अब इलेक्शन में एक और माहौल बनाया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप एक महकमा है, मुल्क में 3 इदारे हैं, अदलिया है, मुकन्नना है, कानून साज यानी पार्लियामेंट, और इंतज़ामिया यानी हुकूमत, और तो आप हुकूमत का एक महकमा है, जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे, इन कामों में पड़ेंगे कि हुकूमतें आप मुंतखब करेंगे, अवाम नहीं करेंगे, या अवाम भी करेंगे तो आपके ज़रिए से करेंगे, आप जिनको मुंतखब कराना चाहेंगे। मसला वही है कि वोट देने वालों की अहमियत नहीं होती, वोट गिनने वालों की होती है। तो वोट जो गिन रहे हैं वो हमें बताते हैं कि हमें किसको लाना है। तो ये मसला है। तो कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये था, अब भी है, ये वाज़ेह होना चाहिए कि आप कौन रियासत का, पहले तो रियासत को डिफ़ाइन करें ना, रियासत की तारीफ़ तशरीह क्या है, रियासत किस चीज़ का नाम है। रियासत तो वैसे एक ज़मीन का टुकड़ा है। असल चीज़ तो ये कि उस ज़मीन के टुकड़े पे जो आबादी है, जो बसने वाले लोग हैं, उनके मफादात वही नेशनल इंटरेस्ट होने चाहिए उन सब लोगों के। अब उसमें से जनरल साहब कह रहे थे कि एक ग्रोह ये सारा कुछ करता है, ये नहीं वो पार्लियामेंट में जो ग्रोह है, कभी इधर का कभी उधर का, उनका ये। तो मेरा उनको जवाब ये था कि वो ग्रोह सिर्फ पार्लियामेंट वाला नहीं है, उनसे ज़्यादा मजबूत आपका ग्रोह है, कि जो उससे भी छोटा है, और वो ग्रोह ये फैसला करता है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। तो ये आपका काम नहीं है कि आप नेशनल इंटरेस्ट का डिफ़ाइन करें कौन है, ये पार्लियामेंट का काम है, जो अवामी नुमाइंदे हैं मुंतखब, जैसे तैसे जिस किसी ने मुंतखब किया। लेकिन चूंकि एक विजडम आएगी ना, वहाँ 342 लोग बैठे हुए हैं और आप 7 कोर कमांडर 9 कोर कमांडर बैठ के फैसला करें, ये एक डिफ्रेंशिएट है कि आप इनमें फ़र्क करेंगे कि क्या मुख्तसर लोग वो कर सकते हैं, या एक मजमूई जो विल है अवाम की, एक इज्तिमाई जो राय है, उस पर फैसला होगा। में इस पर डिबेट इस बात पे होती है कि वहाँ पे बैठे हुए लोग जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रख के मुल्क के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करें तो कहीं ना कहीं जगह बन जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। यहाँ के भी लोग अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को रख के मुल्क के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करें तो वो भी इसी तरह क्रिटिसिज्म बर्दाश्त। इसमें एक मुतवाज़न बैलेंस होना चाहिए, जो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट ही कर सकती है ये, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो। अच्छा, वही एक हम इलेक्शन सिलेक्शन की जब बात कर रहे हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरह से राइट नाउ हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी पे आपने देखा कि कल केस बना है, नाज़रीन ये आज की हमारी खबर भी है। और अब आज की खबर वही ये है कि 50 लाख पहले चोरी का केस बना, और आज ये केस बनाया गया है कि एंटी करप्शन ने जो पंजाब में फवाद चौधरी और उनके फैमिली के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई शुरू की है। वो केस कब से पेंडिंग था। उस केस में बेसिकली ज़मीनों पे कब्ज़ों का केस है और उसमें दरखास्तें डाली जाती हैं। आज उन्होंने तलब किया, लेकिन वो इस्लामाबाद की तहवील में चूँकि थे तो इस वजह से वो आ नहीं सके, और जब अब तलब किया तो फिर वो उनको वो कर देंगे। आपको पता है कि उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा एक सर पे तलवार लटक रही है, एक के बाद दूसरे मुकदमे में। और सबको मालूम है कि राइट नाउ एक क्या फ्री एंड फेयर चांस दिया जा रहा है एक पार्टी को जिसके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? फ्री एंड फेयर चांस तो कहीं भी नहीं दिया जा रहा। पिछला इलेक्शन हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन था, और बाकायदा प्लानिंग के तहत। असल में रिगिंग ये नहीं होती, धांधली ये नहीं होती कि इलेक्शन वाले दिन आप पोलिंग स्टेशंस पे कब्ज़ा करें या वोट डलवाएं या वोट ना डलवाएं, ये नहीं रही होती। रिगिंग प्री पोल होती है। पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स होते हैं जो मुंतखब हो सकते हैं, जिनका पोटेंशियल होता है, जिनकी बरादरियाँ होती हैं, उसको उठा के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में डाल दिया जाए, या उसको इस बार तो ये हो रहा है कि उसको इलेक्शन ही ना लड़ने दिया जाए। अब तो इस बार भी ये एक नया वो आया है, फिनोमिना है। इससे पहले ये नहीं था। पहले ये था कि पार्टियाँ चेंज, तो रिगिंग वहाँ से शुरू होती है। तो आजकल भी यही रिगिंग हो रही है, यही धांधली है, और 2018 में भी यही हुई थी। तो इसका मतलब है कि लोगों की फ्री विल नहीं होगी, उनको अपने नुमाइंदे अपनी पसंद से मुंतखब करने का इसलिए मौका नहीं मिलेगा कि जब वो एक शख्स अपनी विल के मुताबिक इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकता, तो उसके लोग उसको वोट कैसे देंगे। बिल्कुल सही बात है। इसका फॉर इंस्टेंस अगर हम इस मामले को सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं, क्योंकि टाइम हो गया, आपकी नज़र में इसका हल क्या है? मतलब ये दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस साइकिल एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या हल हो सकता है इसका? इसका हल आइन में वाज़ेह है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, सेरुखी इख्तियारात हैं कि जो मुकन्ना के अपने इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट के कानून साजी करती है, जो एग्जेक्टिव हैं, इंतज़ामिया हुकूमत, उसके अपने इख्तियारात हैं, और जुडिशरी के अदलिया के अपने इख्तियारात हैं, वो हैं। बाकी अगर एक और ताकतवर ग्रोह उठता है जो इनसे नीचे एक सरकारी महकमा है, वो उठ के या उसके चंद अफसरान उठ के ये फ़ैसला करते हैं कि वो चलाएँगे मुल्क, और वो जो डिफ़ाइन करेंगे वही नेशनल इंटरेस्ट होगा, तो फिर तो इसका कोई हल नहीं है। फिर हल यही है कि जब तक उस ग्रोह को शिकस्त नहीं होगी, वो ग्रोह वापस अपने जो डोमेन है उसमें नहीं जाएगा जो आइन और कानून के मुताबिक है,
तो उस वक्त तक तो कोई हल नहीं है। हल सिर्फ ये है कि पार्लियामान मजबूत होगी, पार्लियामान में ऐसे लोग बैठे होंगे कि जिनके अंदर जुर्रत भी होगी और वो कानून और आइन को समझते भी होंगे और वो उसके मुताबिक फ़ैसले करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वहीद मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनकी आपने राय सुनी। वो कहते हैं कि हर कोई जो अपनी डोमेन पे रह के फ़ैसले करेगा, वहाँ पे रह के जो है अपने जो इख्तियारात हैं उनको एक्सरसाइज करेगा, तो ही मुल्क में बेहतरी आ सकती है, हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आज का वीलॉग ख़ुसूसन लिटरेचर फेस्टिवल चूँकि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, हमने इसमें वहीद मुराद साहब ने भी वहाँ पे कमेंट किया, मतीउल्लाह जान साहब ने भी कमेंट किया, फिर वो आदिल शाहजेब साहब उन्होंने भी जवाब दिया। तो हमने सोचा कि इस पे जो है आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दी जाए, बताया जाए कि असल में उधर हुआ क्या था और क्यों हुआ था। तो फवाद चौधरी की खबर भी आज शेयर की। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से कुछ मज़ीद अपडेट शेयर करते हैं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।